ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। समस्याओं से घबराकर खुद के लिए अलग रास्ता बना लेना, डिप्रेशन में चले जाना या फिर किसी परीक्षा के सामने आने से खुद में बहुत विचलित महसूस करना, परिवार वालों से कट जाना, ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। हम सबको ये समझने की जरूरत है, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव भी रहेंगे और हमें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किलों में मुस्कुराने की आवश्यकता होती है, हौसले को आजमाने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजधानी दिल्ली में जो पिछले 20 से 25 दिनों में कोरोना में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, मामले अचानक से बहुत तेजी से बढ़े, अब एक फ्लैट रेट देखने को मिल रहा है। आपका क्या अनुभव कहता है कि क्या ये मामले और बढ़ेंगे कि अब धीरे धीरे डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जो जनवरी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे, उसके लिए साउथ अफ्रीका में सबसे पहले आने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद ओमिक्रॉन के कई सारे लीनेज, जो कि ओमिक्रॉन के सब टाइप्स थे, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, कई जगह पॉकेट्स में संक्रमण कम हुए या ज्यादा हुए, और कुछ वही पिछले 1.5-2 महीने में दिल्ली में देखने को मिला, जहां स्कूल खुले, ऑफिसेज खुल गए, मार्केट खुल गए, मेट्रो खुल गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक पॉकेट में, जैसे आपने देखा दिल्ली में, कि साउथ दिल्ली में केसेस काफी ज्यादा हुए। केसेस बढ़ते बढ़ते एक समय 7-8% का पॉजिटिविटी रेट आया था, लेकिन अब केसेस फिर घटने लगे और अब करीब 600 के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट करीब करीब 2.74 के आसपास आ गई है। और हमारा अनुमान यह कहता है कि आगे आने वाले दिनों में और कम होगा। कम होके कहाँ जाएगा और आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि चूंकि हमारा एक जो कम्युनिटी है, हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का, उसमें वैक्सीनेशन काफी हाई लेवल पे हो चुका है। मोर देन 75-80% लोगों को डबल डोज लग चुका है। 3-4 संक्रमण के दौर आ चुके हैं, तो करीब करीब हर आदमी एक बार इन्फेक्ट हो चुका है। और बूस्टर डोज जिस तरह से लग रहे हैं, और छोटे बच्चों का भी, जैसे 12 से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन चला, उसकी वजह से एक काफी बड़ा वर्ग जो है वो वैक्सीनेट हो चुका है या तो इन्फेक्ट हो चुका है। तो फ्यूचर में चल के कोरोना का संक्रमण बहुत ही सीवियर होगा या खतरनाक होगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अगर आप चाइना का देखें या नॉर्थ कोरिया का देखें कंडीशन, तो वहाँ केसेज अभी बढ़ रहे हैं। तो आगे चलकर हो सकता है कि कोई नया म्यूटेशन आए या कुछ वायरस में अपने आप कुछ बदलाव हो। लेकिन हाँ, यह कह सकते हैं कि पैनिक वाली सिचुएशन करीब करीब समाप्त हो चुकी है। हमारी जो दिनचर्या है वो करीब करीब नॉर्मल हो चुकी है। स्कूल खुल चुके हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हमें इस बात का संतोष है कि हम अब काफी हद तक कोरोना के मामलों से उबर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत में कोरोना को एक लंबा अरसा हो गया, बहुत तेज गति से टीकाकरण अभियान भी चल रहा है और बहुत जल्द आने वाले महीनों में हम 200 करोड़ डोज का भी आंकड़ा पार कर लेंगे। ऐसे में जो हर्ड इम्यूनिटी का फैक्टर है, उसके कितना करीब पहुंच रहा है ये देश? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कोरोना जैसे वायरस, जैसे जो आरएनए वायरसेज हैं, इनमें उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि इस वायरस में एक नेचुरली चेंजेस काफी होते हैं और जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट पूरा का पूरा इसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वायरस के प्रकृति में भी बदलाव हुआ है और आपने देखा होगा कि भले ही केसेज बढ़े या तो जनवरी में या मार्च अप्रैल में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल स्टेबल रहा। दिल्ली में तो जब केसेज 1,500-2,000 आ भी रहे थे अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले,
उस समय भी पूरे अस्पताल में करीब 180-190 मरीज भर्ती थे और अभी तो 120-30 मरीज ही भर्ती हैं। और वो भी मरीज वैसे भर्ती हैं जिनको पहले से स्ट्रोक है या पहले से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है। तो सीवियरिटी नहीं है, मैक्सिमम पेशेंट 3 से 5 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। तो यह मानकर चल सकते हैं कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर पांडे, बहुत सारे लोग इस बात को जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं कि क्या अब भी वैक्सीन पर काम चल रहा है, क्या कोई ऐसी दवाई के निर्माण पर काम चल रहा है जिसके खाने से कोरोना समाप्त हो जाए, जैसे बुखार की दवा है या दूसरी बीमारियों की दवा है, या जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसे ही मजबूत किया जा रहा है? देखिए, वैक्सीन को मजबूत करना और दवाओं की खोज ये तो एक सतत प्रक्रिया है, तो इस पे काम चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में वायरस का क्या स्वरूप होगा, जैसे आपने देखा होगा कि डेल्टा इतना सीवियर था कि कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया उसमें इन्फेक्टिव तो बहुत था। जैसे आपने देखा होगा जनवरी में कि 10 दिनों में ही करीब पॉजिटिविटी रेट 28 से 30% तक चली गई थी जी। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम था, डेथ बहुत ही कम था, मैक्सिमम लोग जल्दी ठीक हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरस में जो चेंजेस हुए हैं और जो इतना लार्ज स्केल पे इम्यूनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से अब बड़ा एपिडेमिक आने का चांसेस कम है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगम कुमार जी। संगम जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा तो 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं अपना यदि अभी तक करीब मेरा उम्र हो गया 22 ईयर हो गया और अभी तक मैं अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया हूँ, तो क्या मैं अपना ब्लड टेस्ट करा सकता हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति टीका न लगवाया रहे तो इस कोविड की महामारी ये चौथी लहर है, तो यदि हम लोग विद्यालय जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाया हो तो हमें उससे कितनी दूरी बनाए रखना होगा? वो मास्क नहीं लगाया है, यदि हम मास्क लगाए तो उससे हमें कितनी दूरी बनाए रखना होगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि करीब 20-22 साल के हैं और पूछ रहे हैं कि इनको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अगर इनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है तो ब्लड टेस्ट क्यों करा रहे हैं? जी। तो दूसरा इनका सवाल था कि अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है तो क्या करें? वैक्सीनेटेड अगर कोई नहीं है तो आप उसको कहिए वैक्सीन लगवाए जी, और उसको प्रेरित करें और आसपास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भेजें उसको और उसको वैक्सीन लगवाएं। जो सबसे अच्छा काम है आप यही कर सकते हैं कि आप देखिए क्यों लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, क्या कारण है। जी। अगर कोई उचित कारण है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और अगर उचित कारण नहीं है, एक मन में आलस है, तो आप उसको प्रेरित करें और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश में ही चलते हैं बड़ौद, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नियमित श्रोता महेश शर्मा जी। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ जी, ये कोरोना की रफ्तार हमेशा बढ़ती है, कभी घटती है, क्या वजह है इसको, और ये कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? और जो है हमने 3 डोज ले लिए, हम सुरक्षित हो चुके हैं, अभी अवधाओं में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी देखिए महेश जी, कोरोना की रफ्तार कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। ये तो मालूम था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई नया वायरस आता है तो वो अपने कम्युनिटी में ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसको इन्फेक्ट कर सके, और ऐसे लोग वैसे हो सकते हैं जो कि या तो वैक्सीनेटेड ना हो, या ऐसे हो सकते हैं जिनको पहले वायरस का इन्फेक्शन ना हुआ हो, या हुआ भी हो या वैक्सीनेटेड भी हो तो उनकी इम्यूनिटी कम हो गई हो। तो वायरस को जब तक ऐसे लोग मिलते रहेंगे तब तक केसेज कम और ज्यादा होते रहेंगे। लेकिन अभी आपने जो पिछले कुछ हफ्तों में एक छोटा सा वेव आया था दिल्ली, हरियाणा और नोएडा के आसपास, जिसमें स्कूलों में कई केसेज बढ़ गए थे और एक छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे साउथ दिल्ली में केसेस काफी बढ़े थे। तो आपने देखा होगा कि केसेस तो हुए लेकिन बहुत माइल्ड थे और हॉस्पिटलाइजेशन कम था, डेथ न के बराबर था। तो एक काफी पॉजिटिव सिग्नल इस बात का है कि हम कोविड के इस एपिडेमिक से बाहर निकल रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। महामारी का स्वरूप धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है और गंभीरता में कमी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है। नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेमचंद्र जी। प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अपना सवाल पूछिए। प्रेम जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। और जी आकाशवाणी को भी हमारा नमस्कार। जी नमस्ते। सर जी, हमारे को तीसरा डोज लगवाया हूँ, इसमें लिखा है पर्सनल डोज। इसका मतलब क्या होता है? प्रिकॉशन डोज का मतलब क्या होता है? मतलब हम जो है ठीक ठाक है, हम सभी जो है इंजेक्शन लगवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कहने पर भी इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं। जी डॉक्टर जी, ऐसा है कि आपने तीसरा डोज लगवा लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। तो इसको आप बूस्टर डोज ही समझें, टर्मिनोलॉजी पे ना जाएं। और अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है बहुत कहने के बाद भी, तो आप उसको बता सकते हैं कि देखिए हमने सारी डोज लगा ली है, मैं सुरक्षित हूँ, हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन चुका है, तो वो भी लगवा लें। कई लोग होते हैं जो थोड़े से उनके विचार बड़े ही रिजिड होते हैं और उनको समझाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप अपना एग्जाम्पल देंगे और बीमारी की सिवियरिटी को बताएंगे तो मेरे ख्याल से देर सवेर वो भी मान जाएंगे। जी डॉक्टर पांडे, अगर कोरोना से अलग हटकर कुछ बात करें तो ये मौसम जो है गर्मी का मौसम है, साथ साथ ही बच्चों के लिए एक तरफ गर्मी छुट्टी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। 12वीं की भी परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे बेहतर करने की आकांक्षा लिए न चाहते हुए भी दबाव में आ जाते हैं। एक तरफ अभिभावकों का दबाव होता है, दूसरी तरफ उनको खुद के लिए भी जो उन्होंने अपने मानदंड बनाए हैं उस पर खरा उतरना होता है। ऐसे में वो क्या मैनेजमेंट करें ताकि इन सब से बचें? इस पर आपका जवाब जानना चाहेंगे। उससे पहले चलते हैं कॉलर के पास। गाजियाबाद के लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि हम दूसरी डोज लेने के बाद कितने सुरक्षित महसूस करें और तीसरी लेने के बाद क्या हम 100% सुरक्षित महसूस करें? और एक मेरे को ये जानना था, जिन लोगों को 15 या 20 साल से डायबिटीज है वे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने दूसरी डोज ले ली है तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आपका बूस्टर डोज या जो प्रायोरिटी डोज है उसका भी अगर समय हो गया, 9 महीने निकल गए हैं दूसरे डोज के, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसको भी आप ले लें। और 100% कोई भी वैक्सीन सुरक्षा नहीं प्रदान करता। वैक्सीन की सुरक्षा इस मामले में होती है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को, जैसे 70, 75, 80% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन जो यूज हुआ है उसमें प्रिवेंशन होता है। लेकिन अगर आपको कोविड हो भी गया तो उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है, डेथ रेट कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाता है। तो यह जानते हुए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कोई आसपास आपके वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप उसे प्रेरित करें कि हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होने की जो रेट है वो 70-75% जो हमारे देशों में वैक्सीन लग रहे हैं उसमें, और लेकिन सिवियरिटी जरूर कम हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन जरूर कम हो जाएगा, डेथ की चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो वैक्सीन बहुत ही अहम है। जी डॉक्टर पांडे, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ये परीक्षाएं होने वाली हैं और बच्चे अनावश्यक दबाव में आ जाते हैं, इससे कैसे बचें? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दबाव आने का, जो मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं कई बार बच्चों की स्टडी में। तो बच्चों को स्टडी के लिए एक अनुकूल माहौल दें और माहौल देकर बच्चे में भरोसा रखें कि बच्चा आपका अच्छा कर रहा है, और बच्चे को प्रेरित करें, बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करें। हमने देखा है कि कई लोग ऐसे निगेटिव बातें करके और बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं। तो आप बच्चे को इसलिए प्रेरित करें कि वो बच्चा अपने आप इंटरेस्ट ले और इंटरेस्ट लेके उसकी सब्जेक्ट में रुचि हो, सब्जेक्ट में रुझान हो,
और मार्क्स के पीछे न दौड़े। अगर किसी बच्चे को, अब तो देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एडमिशन में भी एंट्रेंस के तहत मतलब एडमिशन होने वाला है, तो जो एक नंबर की दौड़ है 97%, 98%, 92%, 93%, उस दौड़ से बाहर निकले और बच्चे को इसलिए प्रेरित करें कि उस सब्जेक्ट को समझने के लिए पढ़े, सब्जेक्ट में रुचि लेकर पढ़े। और जो जैसे साइंस का स्टूडेंट है, अपने सब्जेक्ट को समझे, पढ़ क्या रहा है। अभी देखते हैं कि बाजारों में कई तरह के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं, बच्चे उसको उसकी मगिंग करते हैं, रट लेते हैं और जाकर एग्जाम में उसका आंसर दे देते हैं। इसके लिए एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। और सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें भी यही बात कही गई है कि बच्चे को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उस सब्जेक्ट की समझ हो, सब्जेक्ट में रुचि उसकी बढ़े और जो पढ़ रहा है उसको एक प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज बढ़े। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे अभी तो परीक्षाएं चालू हो गई हैं, 10वीं की परीक्षा करीब करीब खत्म होने वाली है, 12वीं की परीक्षा भी कई सारे पेपर हो चुके हैं। तो बच्चों को बहुत ही जरूरी है कि मोटिवेट करें, और मोटिवेट करेंगे तो आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुभाष जी। सुभाष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि अब तो कोरोना लगभग काफी हद तक कम हो गया है, तो अभी भी इसमें कितना समय और लगेगा? सर, मेरा इसमें दूसरा सवाल ये था कि जैसे कि डायबिटीज होती है सर, तो डायबिटीज के बारे में बहुत सारी जगह ये लिखा होता है कि एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। कुछ लोग गारंटी लेते हैं, सोसाइटियों में बहुत सारे अखबारों में भी विज्ञापन आते हैं। क्या डायबिटीज ऐसा रोग है कि जड़ से खत्म हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि पहला सवाल कि कोविड कब खत्म होगा, यह मानकर चलिए कि कोविड खत्म होगा या नहीं होगा, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रहेगा, क्योंकि ये काफी जरूरी है। और कोविड, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के केसेस काफी कम हो गए हैं, या हो भी रहे हैं तो काफी माइल्ड है। तो हो सकता है कि केसेस कम होते रहें, ज्यादा होते रहें, उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। तो कोविड कब खत्म होगा इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है। लेकिन आपका दायित्व है कि आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप वैक्सीन लगवाएं, आसपास कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उसको प्रेरित करें वैक्सीन लगवाएं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप फॉलो करें। दूसरा सवाल डायबिटीज से संबंधित, इस तरह के भ्रामक जो विज्ञापन है उसके आप झांसे में ना आए कि कोविड जड़ से समाप्त कर देंगे, डायबिटीज जड़ से समाप्त कर देंगे। हाँ, डायबिटीज की दवा है, आप अपने चिकित्सक से मिले। डायबिटीज की दवा, इतनी अच्छी दवाइयां अभी अवेलेबल है कि डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। कई हम लोगों के जो मरीज हैं पिछले 10 साल, 15, 20 साल से डायबिटीज की दवाओं के माध्यम से उनका ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल रहता है और वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ मरीज भ्रामक जो विज्ञापन अखबारों में या टीवी पे या आसपास के लोगों में जो चर्चा की वजह से उनको वो विज्ञापन प्राप्त होता है, तो उस झांसे में आ जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि वो डायबिटीज की दवाएं छोड़ देते हैं और उस विज्ञापन में जो दवाएं मिल रही हैं उसको लेना चालू करते हैं, और उससे उनका ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है पूरी तरह से खराब हो जाता है। और वो फिर अलग अलग बीमारी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम जैसे स्ट्रोक की प्रॉब्लम और नर्व की प्रॉब्लम और जो भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके शिकार हो जाते हैं, और ये बहुत ही दुखद है। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मवीर जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे 2 बातें पूछनी है। जैसे कि अभी फरवरी के महीने में एक पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम आई, ब्लॉकेज हो गई थी। इसमें उनकी ब्लॉकेज की बजाय नस ही फट गई थी, तो एट ए टाइम उनका इलाज हुआ तो 2 छल्ले पड़े डॉक्टर साहब उनके। तो ये हमें समझ नहीं आता कि सरकार की तरफ से ये तो ये बताया गया है कि ये छल्ले बहुत सस्ते हो गए हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और जब इमरजेंसी केस होता है तो यही सामान जो है जो भी उनको छल्ले डले तो वो उनकी कीमत 7-8 लाख के करीब उनको परचेज करनी पड़ेगी।
ऐसा क्यों होता है कि क्या हॉस्पिटल के पास ऐसे सामान होते कि नहीं इस समय इमरजेंसी में उनको वो लगाया जाए? गरीब आदमी तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा और उनको बीपी था। देखिए, ऐसा है कि आपके किसी इंडिविजुअल केस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में हम रेडियो प्रोग्राम में चर्चा करना संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन आप को कोई भी अगर मेडिकल या कोई भी हार्ट या कोई भी बीमारी के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास का जो भी अस्पताल है वहां जाकर अपने चिकित्सक से संपर्क करें और वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। डॉक्टर पांडे, आपसे थोड़ी चर्चा मिर्गी बीमारी पर भी करना चाहेंगे। देश के बहुत बड़े हिस्से में आज भी इस बीमारी के साथ कई तरह की मिथक जुड़े हुए हैं। लोग जब मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको चप्पल या जूता सूंघाते हैं और उन्हें लगता है वो इसी से ठीक हो जाएंगे। एक तो इस धारणा पर आप क्या कहेंगे और दूसरे थोड़ा इसके इलाज पर भी प्रकाश डालें। देखिए, बड़ा दुखद है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग चप्पल सूंघाते हैं या मुंह में पानी डाल देते हैं या जूता सूंघाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मिर्गी की समस्या जो है यह बच्चों में ज्यादा मिलती है, बड़ों में भी मिल सकती है। लेकिन भारत में मिर्गी के कारण कई बार अलग भी होते हैं, जैसे ब्रेन में टीबी का इन्फेक्शन, ब्रेन में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का इन्फेक्शन, या एल्डरली में अगर पहले से हेड इंजरी हुई है या स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से बाद में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो मिर्गी की समस्या ऐसी है जो कहने के लिए तो मिर्गी है लेकिन हो सकता है इसका पूरी तरह से इलाज संभव है जी। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जाकर पता लगाएं कि मिर्गी हुआ क्यों है और अगर कोई कारण है मिर्गी का तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 70 to 80% पेशेंट मिर्गी के बड़े आराम से एक दवा पर पूरी लाइफ मिर्गी फ्री होते हैं जी। तो उनको जरूरत है आलस त्यागने की और जो एक मिथ बना हुआ है उससे बाहर निकलने की और डॉक्टर के पास जाकर अपने मिर्गी का इलाज कराने की। और छोटे बच्चे जो देखा है कि उनको मिर्गी है, स्कूल जाना बंद कर दिया, घर में बिठा दिया, अब बच्चा मिर्गी की वजह से एक तो बीमारी से ग्रसित हो गया, उसकी पढ़ाई छूट गई, पूरी जिंदगी के लिए विकलांग हो जाता है। ऐसा ना करें। मिर्गी जो बच्चों में होती है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती है और आपके डॉक्टर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखेंगे, देखकर मिर्गी की दवा देंगे आपको और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी मिर्गी दवा से पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी। तो कृपया करके आप ऐसा न करें कि बच्चे को घर में बिठा दें और झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। मिर्गी का इलाज कराइए। ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में मिर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मिर्गी से जुड़ा एक और सवाल है। बहुत सारे मरीजों के जहन में ये बात भी है कि मिर्गी के दौरे पानी में जाने से या फिर ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से ज्यादा आते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मिर्गी के दौरे पानी में जाने से नहीं होते, ऊंचाई पर जाने से भी नहीं होता। लेकिन अगर मिर्गी की समस्या है, मिर्गी की हिस्ट्री है, पानी में ना जाए, ऊंचाई पर ना जाए, क्यों? हो सकता है आपको मिर्गी का दौरा पड़ जाए पानी में जाने के समय, ये कोइंसिडेंस है। या ऊंचाई पे जाने पे मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या होगा? आपको चोट लगेगी, आप डूब सकते हैं। आग के पास न जाए। अगर कोई महिला किचन में काम कर रही है उसको मिर्गी का दौरा आ गया तो ऐसा रिकमेंडेड है कि अगर आपके मिर्गी के दौरे 3 महीने तक कंट्रोल्ड हैं दवा से तो फिर आप इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन मिर्गी का कंट्रोल पूरी तरह से दवा से होना जरूरी है उसके पहले कि इन गतिविधियों को आप करें। तो पानी में जाने से और ऊंचाई पे जाने से मिर्गी का कोई संबंध नहीं है। जी। एक और सवाल है डॉक्टर पांडे, चूंकि आप मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, आज के समय में युवाओं में कहें या फिर सभी उम्र के वर्गों में एक अजीब तरह की एंग्जाइटी देखने को मिल रही है। बात बात पर चिड़चिड़ापन हावी होता जा रहा है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, फिर बाद में जब तक चीजें रियलाइज होती हैं तब तक कई बार रिश्ते टूट जाते हैं या बहुत नुकसान हो जाता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ऐसा है कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में एक तो काफी कोविड की वजह से भी ऐसा हुआ
कि लोगों में लॉकडाउन हो गया, लोग घर में रहे, लोगों ने कई लोगों को खोया, लोगों की जॉब चली गई, इकोनॉमिक शटडाउन हुआ और उसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर घर में बैठे रहे, ऑनलाइन क्लास का स्ट्रेस था। ये कई सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में एंजाइटी बढ़ी है। और निगेटिविटी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निगेटिव न्यूज न देखें। आजकल आप टीवी पर भी देखते हैं तो क्या आते हैं, निगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको न देखें, पॉजिटिव चीजों को देखें। बहुत सारी पॉजिटिव चीज भी हो रही है, उसको देखें, उसको नोट डाउन करें और उसमें अपना मन लगाएं। जितनी पॉजिटिव चीज देखेंगे एंजाइटी उतना कम होगा और जितनी पॉजिटिव चीज सोचेंगे उतना आपका मनोबल ऊंचा होगा और आपके सक्सेस के रेट ज्यादा होंगे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ कोरोना के मामले जो हैं वो देश में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, मामले कम हो रहे हैं, मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ लगभग सभी कामकाज खुल गए हैं। अब जब हम कोविड प्रोटोकॉल की दरख्वास्त करते हैं अपने श्रोताओं से, तो बहुत सारे श्रोताओं को लगता है कि ये संभव कैसे है। सार्वजनिक परिवहन में जा रहे हैं या फिर बाजार में जा रहे हैं तो सुरक्षित दूरी का तो पालन हो ही नहीं सकता है, तो फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे संभव है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल मास्क का देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने पहले पेनल्टी लगाई, फिर पेनल्टी हटा दी, फिर लगाई। मैं कहना चाहता हूं कि मास्क गवर्नमेंट आपके लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है। तो जैसे अगर हम ओपीडी में भी बैठे हैं और वहां जाकर मरीज देख रहे हैं तो मास्क लगाने से कोविड से तो प्रिवेंशन होता ही है, बाकी बीमारियों से भी प्रिवेंशन होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं तो मास्क को लगाइए, उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब ये है कि बस में चढ़ रहे हैं, मेट्रो में चढ़ रहे हैं तो भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ये कोविड हो या ना हो, ये हमेशा वैलिड है। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब यही हुआ कि अगर आप भीड़ की जगह में जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं कि वहां पर भीड़ ज्यादा है, तो उसको अवॉइड करिए, धक्का मुक्की मत करिए, लोगों से कोऑपरेट करिए। तो दे आर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑल्सो। तो कोविड से ये मैसेज लेने की बात है, सीखने की बात है कि ये 2 साल जो हमने बिताए हैं उससे हम कुछ पॉजिटिव चीज लें और अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें। पार्क में जाते हैं, देखते हैं लोगों को कुछ नहीं है फिर भी थूक रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि उससे क्या होगा, बीमारी फैलती है, टीबी की बीमारी फैलती है, सिर्फ कोविड ही नहीं फैलता है। तो क्यों थूकते हैं पार्क जैसी जगह में, सार्वजनिक जगहों में। तो कहने का मतलब ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप अपना एक ऐसा बिहेवियर बना के रखें कि कोई बीमारी न फैले। तो कोविड से हम ये मैसेज लें, कोविड रहे या ना रहे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर फॉलो करेंगे तो हमें बाकी बीमारियों से भी छुटकारा मिलने में आसानी होगी। जी डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर मन में विश्वास है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप अब भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक संभव हो सके पालन करिए, अपने हाथ और मुंह को बार बार धोते रहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।